अमीरों से पैसा ले लो और गरीबों तक पहुंचा दो फायदा। इनसे पैसा ले लो और इन तक उसको बेनिफिट पहुंचा दो। इनको क्या देती है? सब्सिडीज देती है। और इनसे क्या वसूल कर लेती है? टैक्स। इनके पैसे का कुछ पार्ट इनकम के रूप में वसूल कर लेती है। अब टैक्स बेसिकली सरकार, जब से हमारी कंट्री आज़ाद हुई है इसके बाद से सरकार दो प्रकार का टैक्स लगाती है। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या होता है ये डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आगे बताता हूं। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सरकार जो गवर्नमेंट है ना वो पर्सन के इनकम के ऊपर टैक्स लगाती है। मैं अगर भारत में हूं तो मैं सिर्फ अभी भारत की बात करूंगा। अब कंट्री के अंदर में क्या होता है, ये जैसे गवर्नमेंट है तो जितने भी इंसान यहाँ पे इनकम कमा रहे हैं, इनकम कमाने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं। आप लोग बीएसटी में पढ़े हैं। एक तो बिजनेस होता है, एक प्रोफेशन होता है और तीसरा एम्प्लॉयमेंट होता है, रोजगार वाला काम करना। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीन पार्ट पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो टूटती है। जब भी कोई इंसान बिजनेस के ऊपर में टैक्स लगाती है सरकार, या प्रोफेशन के ऊपर में या एम्प्लॉयमेंट वाले लोगों के ऊपर में टैक्स लगाती, तो वो किसका पार्ट होता है? डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। बिजनेस क्या कमाता है? प्रॉफिट अर्न करता है। प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगाती है उस डायरेक्ट टैक्स को हम लोग ऐसे, बेसिकली ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आते कौन कौन से टैक्स हैं? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का ही पार्ट है, मैं अलग से लिख दे रहा हूं। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन मतलब होता है कंपनीज के ऊपर में लगा हुआ टैक्स, ठीक है, ये इनकम टैक्स का ही पार्ट है। इनकम टैक्स बोलो या कॉर्पोरेशन टैक्स बोलो यदि बिजनेस की बात कर रहे हो तो, ठीक है। दूसरा होता है जिसके अंदर में लगाती है वेल्थ या प्रॉपर्टी टैक्स। जब आप कभी भी कोई वेल्थ या किसी प्रॉपर्टी को आप खरीदते बेचते हैं, जमीन, बिल्डिंग, तो उसके ऊपर में अलग से आप सरकार को टैक्स पे करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स भी किसका पार्ट होता है? डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। जो भी कंज्यूमर, जो भी इंसान की, पीपल की, जो भी पर्सन की डायरेक्ट इनकम के ऊपर में लगे टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स होता है। अब अगर बिजनेस से टैक्स ले लिया, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ले लिया, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। प्रोफेशन क्या अर्न करता है? प्रोफेशनल फीस, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों का टीचर हूँ, मैं आपसे ट्यूशन फीस लेता हूँ, तो इस ट्यूशन फीस के ऊपर में सरकार क्या लेगी? मुझसे टैक्स लेगी। वैसे ही अगर मैं कहीं नौकरी करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट करता हूँ और वहां से सैलरी अर्न करता हूँ, तो उस सैलरी के ऊपर में भी हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली हो गया डायरेक्ट टैक्स की बात। हम यहाँ डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर जनरल एंट्री में आता है, क्या आता है कि ओनर पेड इनकम टैक्स फ्रॉम बिजनेस ₹5,000, तब आप इसकी क्या एंट्री करेंगे? क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी इंसान ये इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो इंसान की लगाई हुई इनकम पे ऊपर टैक्स है, मतलब जेठालाल के ऊपर में टैक्स है, ना कि गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में। अब वो जेठालाल अपनी पर्सनल लायबिलिटी को, टैक्स एक उसकी लायबिलिटी है, तो जेठालाल अपनी पर्सनल लायबिलिटी को गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के पैसे से पे कर रहा है। क्या बोला मैं? जेठालाल अपनी पर्सनल लायबिलिटी को गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के पैसे से पे कर रहा है। तो हम तो गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स के अकाउंटेंट हैं, तो हम तो फर्म के अकाउंटेंट हैं या जेठालाल के अकाउंटेंट है? फर्म के अकाउंटेंट है। तो हम अपनी बुक में क्या अकाउंटिंग करेंगे? क्योंकि वो हमारे लिए एक प्रकार का क्या मान लिया जाएगा? ड्रॉइंग्स मान लिया जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक मान लिया जाएगा वो हमारे लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ये आता है लिखा हुआ कि पेड इनकम टैक्स, तो आप उसकी क्या एंट्री बनाएंगे? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं, आप बनाएंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि वो भले ही इनकम टैक्स एक्सपेंस हो सकता है ओनर के लिए, पर हम तो फर्म के अकाउंटेंट है ना, तो फर्म के लिए वो एक प्रकार का क्या है? कैपिटल विड्रॉन है बाय द ओनर। अगर ओनर अपने घर के पर्सनल एसेट्स को पे करता है तो वो कैपिटल का सीधा सीधा विड्रॉन है। ये बात आई आप लोगों को समझ में? अब देखो, बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, यही इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली 17 अलग अलग टाइप के लगते थे पहले, 17 टाइप के लगते थे। पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1 जुलाई 2017 में, ये इंडिया के अंदर में इंप्लीमेंट हुआ है। जो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर का नया कॉन्सेप्ट है उसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका नाम है, इसका स्लोगन है वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन
एक टैक्स। ये ऐसे भी बहुत सारे इंटरनेशनल कंट्रीज में लगते हुए आ रहे हैं पहले से। यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, एक जैसा टैक्स का रेट। पहले क्या होता था, आप अगर छत्तीसगढ़ से कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ सामान खरीद रहे होते थे तो महंगा पड़ता था। आप वही चीज अगर दूसरे स्टेट से खरीद रहे होते थे तो उसमें टैक्स में सस्ता पड़ता था, टैक्स के चलते। सेलर का प्रॉफिट दोनों जगह बराबर है, पर टैक्स के चलते यहाँ पे माल, बहुत सारे एंटरप्राइजेस के जो सामान है उसमें ऐसा होता था, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब सामान में ऐसा होता था कि आप वही महाराष्ट्र से खरीदते तो आपको कम लगता है, लेकिन छत्तीसगढ़ से खरीद रहे हैं तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता था, 1000 रुपये 1200 रुपये ज्यादा टैक्स पे करेगा। डिफर करता है अमाउंट उसकी प्राइस और वैल्यू के हिसाब से। एसी लेंगे तो ज्यादा डिफर करेगा, छोटा मोटा सामान लेंगे तो कम डिफर करेगा। तो बेसिकली गुड्स, अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये होता क्या है, पहले तो ये समझो। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है, इसमें 3 पार्टीज आती हैं। ऊपर में हो गया गवर्नमेंट, यहां बना देते हैं हम मैन्युफैक्चरर, फिर बना देते हैं हम रिटेलर, और फिर हम बना देते हैं किसको, कंज्यूमर को। होता क्या है, सबसे पहले गवर्नमेंट जुड़ी होती है इनडायरेक्ट टैक्स के लिए किससे, होलसेलर और रिटेलर से। इनसे क्या कर लेती है वो, इनसे टैक्स दे दो रे, टैक्स ला के दे दो, और बाद में ये जो टैक्स होता है ये अमाउंट को ये किससे वसूल कर लेते हैं, कंज्यूमर से वसूल कर लेते हैं। किन लोग, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर अपने सामान की प्राइस में जोड़ के बेच देते हैं। मतलब आपको जो बेची हुई प्राइस है वो कौन सी प्राइस है, एमआरपी प्राइस है। एमआरपी में टैक्स जुड़ा हुआ होता है, कैसा वाला टैक्स जुड़ा हुआ होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वाला। मतलब डायरेक्ट टैक्स को तो इंसान को अपनी इनकम के ऊपर में दिया हुआ टैक्स डायरेक्ट टैक्स था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के द्वारा भरा हुआ टैक्स, जिसको बाद में अल्टीमेटली इसका जो बर्डन है उसको किसको ब्रॉन करना पड़ रहा है, तो बर्डन इज ऑलवेज ब्रॉन बाय कंज्यूमर। ऐसा टैक्स हुज बर्डन इज ऑलवेज ब्रॉन, ब्रॉन मतलब होता है उठाया जाना, किसके द्वारा उठाया जाता है, कंज्यूमर के द्वारा उठाया जाता है हमेशा। ऐसे टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जीएसटी वही तो है। अगर आज मैं एक रिटेलर हूं और अगर आज मैं टैक्स लगा करके बेच देता हूं सामान, सॉरी टैक्स को मैं पे कर देता हूं सरकार को अपनी खरीदी पे, तो क्या वो टैक्स मेरी जेब से गया, नहीं, वो टैक्स का पैसा जो है मैं बाद में किससे वसूल कर लूंगा, अपने कंज्यूमर से वसूल कर लूंगा। तो अल्टीमेटली ये जो टैक्स का बर्डन है वो किसको झेलना पड़ता है, कंज्यूमर को। तो भारत सरकार 2 प्रकार के टैक्स लगाती है। अगर आपको कोई बोले कि आप टैक्स पे नहीं करते हो तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, मैं एक पेंसिल खरीदा हूं, इस पर मैं टैक्स भरा हूं, मैं टैक्स पेयर हूं। आपको क्या लगता है आप लोग टैक्स पेयर नहीं है? आप चश्मा खरीदे, मास्क खरीदे, सब चीज में टैक्स पे होता है। हाँ, एसेंशियल कॉमोडिटीज पे सरकार टैक्स का रेट 0% नील रेट रखी हुई है ना। जो नेसेसिटीज हैं, जो बेसिक खाने पीने की चीजें, उस पर टैक्स रेट 0 रखिए। पर जो थोड़े से उससे लग्जरियस आते जाते उस पर फिर सरकार टैक्स लगाना शुरू कर देती, गुड्स पे भी और सर्विसेज पे भी। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आप देखो 17 अलग अलग प्रकार के टैक्स पड़ते थे पहले, बिफोर 2017। वेट टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, है ना। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में अलग से एक्साइज ड्यूटीज, कस्टम क्लियरेंस, ये ड्यूटीज वो ड्यूटीज, ऐसा दुनिया भर का 17 प्रकार का अलग अलग टैक्सेस ये लोग लगाते थे, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, एड वैलोरम टैक्स, तो दुनिया भर के ये सब टैक्सेस ये लोग लगाते थे। अब ये सारे टैक्सेस अगर अलग अलग लगते थे तो कई बार क्या होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स भी लग जाता था। मान लो 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान पे 10 रुपए टैक्स जोड़ा वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से, सामान की रेट कितनी हो गई 110, फिर 110 पे फिर 10% जोड़ दिए। मतलब ये टैक्स के अमाउंट के ऊपर फिर ये 10% निकल गया कि नहीं, 10 रुपए का 10% 1 रुपया बना कि नहीं बना, तो टैक्स के ऊपर टैक्स जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो ऐसा भी होता था, और सामान की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाती थी। तो टैक्स के ऊपर जो टैक्स से जुड़ा, इसी को बोलते हैं हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, ये भी हो जाता था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लिमिटेशंस लगे हमको पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के अंदर में, इसीलिए हम लोगों ने अपनी कंट्री में क्या किया, एक यूनिफाइड पेमेंट। अच्छा, पुराना टैक्सेशन सिस्टम कैसा चलता था, तो वो ऑफलाइन कागज में चलता था, जिसमें हेर फेर होना आसान था। अब इसको क्या किया, 3 बातें अच्छी करी। डिजिटलाइजेशन लाया पहला, दूसरा क्या, यूनिफॉर्मिटी लाई टैक्स के रेट में, पूरे कंट्री के अंदर में आप सेम टैक्स लगेगा। तीसरा, कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया। और जीएसटी लाने से लोग डर रहे थे कि सामान महंगा होगा, बल्कि जीएसटी लाने से सामान सस्ता होगा। पर याद रखना, सरकार बहुत चालू है, जीएसटी में 2 चीजों को नहीं लाई अभी भी। क्या क्या, एक तो क्रूड ऑयल, दूसरा लिकर, दारू जो है उसको जीएसटी के अंदर में नहीं लाई है, और दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, क्योंकि सरकार इसमें ऑलरेडी 60-70% का टैक्स लगाती है, 50% ज्यादा। और जीएसटी के अंदर में मैक्सिमम जो टैक्स का रेट है वो 28% है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर में लगा हुआ टैक्स कहलाता है क्या,
गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। अब क्या होता है, नेशन कौन सा टैक्स लगाता है, स्टेट कौन सा टैक्स लगाता है, कैसे क्या लगता है, अभी हम आगे बात करेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया। टैक्स सरकार क्यों लेती है, क्योंकि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, रिवेन्यू जनरेट करने का सोर्स है। सरकार क्या करती है, अमीरों से टैक्स लेती है, गरीबों तक फायदा पहुंचाती है। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में क्या अमीर और गरीब का भेदभाव होता है, नहीं, वो तो हर इंसान से टैक्स ले रही है, नेसेसरी आइटम्स को छोड़ दिए। बात समझ में आई इतनी आप लोगों को, ये हटा दूं। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में ज़्यादा टेक्निकलिटीज में मैं जाने से बेटर आप लोगों को अकाउंट्स के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है अब ये मैं आपको बता देता हूँ, और आपको यहाँ पे सेट ऑफ द जीएसटी भी बताने की कोशिश करूंगा यदि वीडियो छोटा बना तो, और अगर वीडियो बड़ा बना तो फिर वो मैं अगले वीडियो में कवर अप करूंगा। देखो जीएसटी, बेसिकली जीएसटी जो होता है इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं जिससे आपको समझना ये बड़ा आसान हो जाएगा कि आखिर ये जीएसटी वर्किंग कैसे करता है। तो अभी मैं आपको एक वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ द जीएसटी समझा रहा हूं। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, वो 100 रुपए का सामान प्रोड्यूस किया। ये 100 रुपए का सामान जो है ना वो बनाता था ये पेन बना करके मैन्युफैक्चरर जो है वो बेचता था। पेन बनाया, ये 2 पेन बनाने की कीमत उसको 100 रुपए पड़ी। अब इसके लिए वो प्लास्टिक लगाया, प्लास्टिक खरीद के लाया, मशीन लगाया, मशीन का डेप्रिसिएशन वाला खर्चा जुड़ गया, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा, फिर इसमें एम्प्लॉयज लगाया, एम्प्लॉयज का खर्चा जुड़ गया। मतलब सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जो भी वर्किंग कैपिटल है, जो भी फिक्स कैपिटल है, जो भी उसको फैक्टर्स लग रहे हैं उसके प्रोडक्शन के लिए, ये बन गई इसकी क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बन गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसने क्या है, ये क्या कर दिया, इस सामान को बेच दिया। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसने क्या जोड़ लिया, अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। भाई सामान तो बेच रहा हूं लेकिन इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैं क्या जोड़ लेता हूं, अपना 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ लेता हूं। ये तो मुझे प्रोडक्शन की कीमत पड़ी थी, इसमें तो मेरा फायदा था नहीं। अब बिना फायदा के क्या मैन्युफैक्चरर सामान बेचेगा तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट तो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसके सर्वाइवल के लिए, है ना। तो वो बेच दिया किसको, रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर को कितने रुपए में मिल गया, 120 रुपए में। रिटेलर के लिए क्या हो गया, वो परचेज प्राइस हो गई कितना रुपए, 120 रुपए में ये 2 पेन रिटेलर तक पहुंच गई। अभी देखो बात कहां पे आती है, अब इस पे गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो पैसा है तुम इससे ले रहे हो, अब उससे तुम 120 रुपए मत लो, तुम उससे 10% जीएसटी का ले लो। मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं आपको, उदाहरण के लिए 10% आप किसका ले लो, जीएसटी का ले लो। जो भी आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है ना 120 रुपए, उसके ऊपर में 10% आप क्या ले लो, इससे टैक्स ले लो। तो 120 रुपए का 10% कितना हो जाता है, आप 12 रुपए जीएसटी का ले लो। तो हम अगले से कितना रुपए ले रहे हैं, अब ये रिटेलर के लिए परचेस प्राइस हुआ, रिटेलर के लिए क्या हो गया। अब इस पे पहले ही रिटेलर क्या क्या पे कर चुका है, एक तो रिटेलर इस पे 100 रुपए पे, 120 रुपए पे किया है सामान का, प्लस 12 रुपए उसने पे किया किसका, जीएसटी का। जो वो जीएसटी पे किया ना, सरकार इसको इसके खाते पे इतने का क्या दे देती है, आईटीसी दे देती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जिस प्रकार से आपके पबजी अकाउंट में यूसी आ जाता है ना खाते में, उसी प्रकार से यहाँ पे सरकार जैसे ही आप अगले को पे किए पैसा, सरकार तुरंत, गवर्नमेंट तुरंत आपके खाते में क्या भेज देती है, यूसी जैसा एक अमाउंट भेज देती है जिसको हम आईटीसी नाम से जानते हैं। ये आईटीसी आपके लिए एक प्रकार का क्या बन जाता है, एसेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है, एसेट्स। मतलब आपने एडवांस में टैक्स दे दिया। क्या ये टैक्स रिटेलर को पे करना था या अल्टीमेटली इसकी लायबिलिटी किसको पे करनी थी, कंज्यूमर को पे करनी थी। तो ये पैसा आपने एडवांस में टैक्स दे दिया, और आप कोई भी चीज एडवांस में देते हो वो आपके लिए क्या बन जाता है, प्रीपेड। और प्रीपेड वाली चीजें आपके लिए क्या होती हैं, एसेट्स। इसीलिए इसका नेचर क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का नेचर एसेट्स हो गया। आ रही बात समझ में। अब ये रिटेलर जो है इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा, कितने का, 132 रुपए में उसने अपना 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा। अब देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि अब फिर से 132 रुपीज ये सामान की कीमत हो गई, फिर इसके बाद इस पे 20 रुपए की कीमत इसने जोड़ा, टोटल कितनी कीमत हो गई, 152 रुपीज हो गई। फिर 152 पे फिर 10% का जीएसटी लगेगा, नहीं। ये होता तो टैक्स के ऊपर में टैक्स हो जाता। सिर्फ आपने कितना वैल्यू ऐड किया है, वैल्यू ऐड मतलब प्रॉफिट, कितना वैल्यू ऐड किया उसको बोलते हैं प्रॉफिट। कितना वैल्यू ऐड किया आपने, 20 रुपए। तो भाई ऑलरेडी आप 120 पे तो पहले ही टैक्स भर चुके हो, तो उस पे फिर से टैक्स लगाएंगे तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग गया।
इसलिए एक बार टैक्स लगने के बाद उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब आपका कितने रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा? सिर्फ 20 रुपए के ऊपर में, जितना आपने वैल्यू ऐड किया है वो 20 रुपए में कितने रुपए टैक्स लग गया? 2 रुपए टैक्स लग गया आपका। कैसे निकला? 20 रुपए का 10%। अब आप सामने वाले से मतलब कंज्यूमर से कितना रुपए वसूल कर रहे होगे? समझना बात को। आप उससे क्या बस ये बोलोगे भाई तू मेरे को प्रॉफिट का 20 रुपए और 2 रुपए टैक्स का 22 रुपए दे दे, या आप उससे कितना रुपए वसूल करोगे? 22 रुपए तो ये प्लस 132 रुपए वो, मतलब टोटल भाई 132 आपका बेस रेट हो गया। या आप उसको बोलोगे नहीं भाई तू 22 रुपए में ले जा 132 रुपए का सामान, अरे आपकी जो खरीदी प्राइस थी उसको आप जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? क्या बात करते हो जी, 132 रुपए जो आपको उसकी कीमत पड़ी है वो, इसके बाद आप इसमें जोड़ोगे जो आप इसमें प्रॉफिट जोड़ रहे हो कितना रुपए का ये, फिर उसमें जो सरकार ऊपर से टैक्स ले रही है उस वैल्यू एडेड प्राइस पे उसको, तो टोटल 22 रुपए आपने ऐड कर दिया। टोटल कितना रुपए लोगे उससे? 154 रुपीज नहीं लोगे उससे, 154 रुपए नहीं लोगे। या उसको बोल दोगे सिर्फ तू प्रॉफिट का पैसा दे दे, या फिर बोलोगे नहीं नहीं भाई मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं साधु संत आदमी हूँ, परमात्मा हूं, मैं 132 में ही ले जा मेरे से जो खरीदी पड़ी है। या उससे प्रॉफिट जोड़ के बेचोगे जितना ये 154 रुपए है, प्रॉफिट और जीएसटी सब जोड़ के बेचोगे, तो आपने एमआरपी कितना बता दिया उसको? 154 रुपीज आपने उसका एमआरपी बता दिया। अब अगर एक्चुअल में एमआरपी नहीं है, ये एक्चुअल में 154 रुपए आपकी फाइनल प्राइस है, आप इस पे ऊपर से ज्यादा 6 रुपए बढ़ा के बताओगे, तो 6 रुपए बढ़ा के बताओगे तो 160 रुपए क्या आ गया आपका लिस्ट प्राइस आ जाता। फिर उस पर आप 6 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट दे देते, तो 154 रुपए आपकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ जाती है इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। छोड़ो, इतना समझ में आया तुम लोगों को? तो अल्टीमेटली मैं कंज्यूमर से कितना रुपए वसूल करेगा ये रिटेलर? सामान देने के बदले में, ये गुड्स देने के बदले में कितना रुपए वसूल करेगा? 154 रुपीज वसूल करेगा। अब अगर इस 154 का ब्रेकडाउन बताऊं कंज्यूमर के पास में, तो क्या क्या ब्रेकडाउन हुआ है देखो ध्यान से। कंज्यूमर के पास में ब्रेकडाउन हुआ है सामान कितने का? 100 रुपए का। 20 रुपए प्रॉफिट कौन जोड़ा? होलसेलर, ठीक है। और 20 रुपए प्रॉफिट कौन जोड़ा? रिटेलर, ठीक है। ये दोनों प्रॉफिट का पार्ट था 20-20 रुपए। इसके बाद सरकार ने 12 रुपए टैक्स यहां से जोड़ा और 2 रुपए टैक्स यहां से जोड़ा, और इन सबको जब प्लस कर दिया तो फाइनल कीमत कितनी आ गई? जो कि अल्टीमेटली जेब से कितना निकला कंज्यूमर के? 154 रुपीज निकला। ये समझ में आया? ऐसे काम करता है जीएसटी। अब देखो क्या कंज्यूमर को सरकार को पे करना पड़ा जीएसटी का पैसा? नहीं, लेकिन जेब से किसके निकला है जीएसटी का पैसा? कंज्यूमर के जेब से। पर भरना किसको पड़ा है जीएसटी का पैसा? रिटेलर को, और मैन्युफैक्चरर को भरना पड़ा किसको? गवर्नमेंट को। ये लोग भरते हैं गवर्नमेंट को। ये कितना रुपए भरा और ये कितना रुपए भरा अभी बताऊंगा। यहां सुन लो नलायक को ध्यान से, इधर देख ले अच्छे से, नहीं तो फिर तू बोलेगा क्या होता है जीएसटी, है ना। तो ये भरेंगे। पैसा दिया कौन? पर पैसा भरा कौन? क्या ये डायरेक्टली सरकार को भरा? ये इनडायरेक्टली जा रहा है कि नहीं टैक्स, इसीलिए इस टैक्स को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू नहीं गया, इनडायरेक्टली गया। डायरेक्टली नहीं गया कंज्यूमर से, इनडायरेक्टली गया, पर लायबिलिटी तो कंज्यूमर को ही ब्राउन करनी पड़ी। अब देखो हुआ क्या, जब मैन्युफैक्चरर पे किया सामान जब बेचा तब क्या एंट्री करा मैन्युफैक्चरर की बुक्स में? किसकी बुक्स में बता रहा हूं? इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर। क्या एंट्री बन जाएगी? पहली एंट्री बन जाएगी सामान बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू सेल्स। जब भी सामान बेचता हूं तो हम लोग वर्ड क्या लिखते हैं? आउटपुट जीएसटी। सामान बेचने पे टैक्स आ रहा है ना, तो बेचने पे सामान क्या हो रहा है? जा रहा है। सामान के जाने पे हम वर्ड यूज करते हैं क्या? आउटपुट। और सामान के आने पे हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इनपुट। तो जब भी आप बेचोगे और बेचने पे अगर आप जीएसटी लगाओगे तो आप किस नाम से लिखोगे? आउटपुट नाम से लिखोगे। अब देखो आप बेटा, आपने सामान कितने का बेचा है? टोटल कितने का बेचा है आपने? 132 रुपए का आपने सामान बेचा है। तो आपके पास कैश कितना आ गया? 132 आ गया। आपने सामान जो बेचा है, हमेशा याद रखना सेल्स अकाउंट में कौन सा वाला प्राइस आता है? सेलिंग प्राइस जो आपने बेचा विदाउट जीएसटी। वो कितना रुपए है?
120 रुपए, और 12 रुपए आपने किसका वसूल कर लिया है? जीएसटी का वसूल कर लिया। क्या ये ब्रेकडाउन समझ में आया आपको? 12 रुपए आपने जीएसटी का वसूल कर लिया, 120 रुपए आपकी सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी में आ गई टू सेल्स अकाउंट में, और कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो गया? 132 रुपए से हो गया। अब आप जब सरकार को ये पैसा जमा कराओगे तब आप क्या करोगे? ये आउटपुट जीएसटी अभी आपके पास में सामान बेचने पे पैसा पड़ा हुआ है टैक्स का, क्या ये टैक्स का पैसा आपका फायदा है या आपका कर्जा है? क्योंकि आपको इसको बाद में किसको जमा कराना पड़ेगा? सरकार को जमा कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट का पैसा है ये जीएसटी का, नहीं तो सरकार आपको पिछवाड़े में 4 डंडा मारेगी अगर आप इस पैसे जमा नहीं कराओगे। तो ये जब तक आपके जेब में पड़ा है तब तक आपके लिए क्या है? ये हाँ बोलना लायक प्रॉफिट लायबिलिटी है, कर्जा है ये, कर्जा। अब जब हम इसको पे करेंगे तो लायबिलिटी के पास कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट था। ये देखो 2 मतलब क्रेडिट, और जब इसको पे करेंगे तो हम क्रेडिट से क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किस नाम से डेबिट कर देंगे? जिस नाम से वो क्रेडिट है। आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपए से बेटा? 12 रुपए और 12 रुपए, ये सरकार को जमा हो गया। इसमें नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग द जीएसटी अमाउंट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। क्या बोला? बीइंग द जीएसटी अमाउंट डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। अभी जनरल एंट्रीज बता रहा हूं। अब देखो रिटेलर की बुक में क्या बनेगा। अब रिटेलर ने सबसे पहले क्या किया? सामान खरीदा है, इसने बेचा तो इसने खरीदा, इसकी बात कर रहे हैं रिटेलर की, ठीक है? तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि सामान खरीदा हूं, सामान के खरीदने पे मेरे को जीएसटी जो लग रहा है वो मेरे क्या नेचर का बन जाएगा? एसेट्स बन जाएगा। तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, बिकॉज एसेट्स हैविंग डेबिट बैलेंस। सामान जो मैं खरीदा हूं ये कौन सा प्राइस लिखते हैं इसमें हम लोग? परचेज प्राइस विदाउट जीएसटी। कौन सा प्राइस लिखते हैं? परचेज प्राइस विदाउट जीएसटी। जो हमको पड़ी कितने रुपए की कीमत पड़ी? हमको 120 रुपए की कीमत पड़ी। 12 रुपए का उस पर क्या लग गया? टैक्स लग गया, और हमारे जेब से कैश कितना चला गया? 132 रुपए, 132 रुपीज का हमारे जेब से क्या चला गया? टैक्स चला गया। सेकेंड एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे? देखो यही एंट्री क्या है? सेट ऑफ है। जिसको सेट ऑफ जीएसटी समझना है ध्यान से देख लो। यहाँ पे सेट ऑफ क्या होता है? देखो मेरे पास जीएसटी का पैसा इनपुट में कितना था? 12 रुपए था। अब जब मैं सामान बेचूंगा, रुको सेट ऑफ इसके बाद बताऊंगा, पहले तो सामान बेच लो ना, फिर तो सेट ऑफ होगा इनपुट आउटपुट से। अब सामान मैं बेच कितने का रहा हूं अगले को? तो कैश अकाउंट डेबिट 154 रुपए आ गया मेरे जेब में। टू सेल्स, कितने का सामान बेचा? सेलिंग, इसमें सेल्स में कौन सा प्राइस आएगा? सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी। अब बताओ सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी कितना होगा? इन तीनों को जोड़ के 100 रुपए प्रॉफिट प्लस 20 रुपए, 120 तो मेरे को ही पड़ा था खरीदी रेट, है ना? उस 120 में मैंने क्या जोड़ दिया? अपना रिटेलर का 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 140 रुपए मेरा क्या हो गया? सेल्स हो गया। तो मेरा टैक्स कितना लग गया टोटल कंज्यूमर के ऊपर में? आउटपुट जीएसटी मैंने कंज्यूमर के ऊपर में कितने रुपए का टैक्स लगा दिया? 14 रुपए का टैक्स लगा दिया। आई बात समझ में? भाई 12 रुपए का टैक्स वो वाला पैसा वसूल किया हूं जो मैं भरा था, और 2 रुपए जो ऊपर से लग गया। आई बात समझ में? समझ आया बात सबको? वरुण समझ आया? अब इसके बाद देखो, अब आउटपुट जीएसटी में मेरे पास लायबिलिटी कितने की है ये पे करने के लिए? 14 रुपए की। अब ये मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है। ये मेरे लिए क्या है? और ये जो इनपुट में पड़ा ये मेरे लिए क्या है? एसेट्स है। मेरी लायबिलिटी मेरे एडजस्ट को एडजस्ट करने में मदद करेगी। मेरी लायबिलिटी जो है, सॉरी मेरे एसेट्स जो हैं वो मेरी लायबिलिटी को एडजस्ट करने में मदद करेंगे। ये आउटपुट जो मेरी लायबिलिटी है, जब मैं इसको पे करूंगा तो क्रेडिट से क्या कर दूंगा? ये थर्ड एंट्री जो मैं बता रहा हूं यही बता रहा हूं किसकी? सेट ऑफ जीएसटी की। तो मैं अपने आउटपुट को जब पे करूंगा तो उसको क्रेडिट से क्या कर दूंगा? आउटपुट जीएसटी डेबिट। कितने रुपए से? 14 रुपीज से। ये मेरी लायबिलिटी अब पे ऑफ हो रही है, इसलिए वो मेरी लायबिलिटी क्रेडिट से क्या हो गया? डेबिट हो गया। और मेरे पास में एसेट्स इनपुट का कितने से पड़ा था डेबिट में? 12 रुपए से। उसको मैं डेबिट से क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा इनपुट का जो पैसा है जीएसटी का वो मेरे आउटपुट की लायबिलिटी को एडजस्ट करने में हम मेरे को मदद कर दिया। और मेरे जेब से कितना रुपए पे होगा सरकार को? 2 रुपए। सिर्फ 2 रुपए। तो यहाँ से कितना रुपए गया सरकार को? सिर्फ 2 रुपए। मतलब बचा हुआ जो एसेट्स था, वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, इसका मैंने इस्तेमाल करके क्या कर लिया? अपनी लायबिलिटी को 12 रुपए से कम कर लिया, और नेट मुझे कितना बनना पड़ा? 2 रुपए। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना, जब मेरा इनपुट मेरे आउटपुट से क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजस्ट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ जीएसटी बोलते हैं। और मेरे को फाइनल लायबिलिटी कितना पे करने के लिए? 2 रुपया।
तो इसको मैं बोलूंगा क्या, बीइंग इनपुट इज एडजस्टेड फ्रॉम द आउटपुट एंड द रिमेनिंग बैलेंस डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। इनपुट एडजस्ट हो गया आउटपुट से, या बीइंग सेटिंग ऑफ आउटपुट फ्रॉम इनपुट एंड द बैलेंस रिमेनिंग इज एडजस्टेड फ्रॉम डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट एंड द बैलेंस अमाउंट इज डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। और ये बन गया आपका पूरा का पूरा जीएसटी। अब जीएसटी के अंदर में 4 प्रकार के स्लैब रेट्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 स्लैब रेट होते हैं। जो एकदम नेसेसरी आइटम होता है उस पर 0% होता है, एक और होता है 0% का, उस पर 0% जीएसटी लगता है। कुछ उससे जैसे कि अगर आप एकदम बेसिक शक्कर खरीदते हो, खुली शक्कर, तो उस पर 0% टैक्स। लेकिन अगर पैकेट वाली शक्कर खरीदते हो जो एक थोड़ी प्रीमियम आती है जो शक्कर, उस पर आपको 5% का जीएसटी लगता है। अगर आप कपड़े और बेसिक आइटम्स खरीदते हैं तो उस पर 12% का टैक्स लगता है। आजकल इसको सरकार जो है वो चेंज करते रहती है, जैसे कि टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को, और जो कपड़े की दुकान में जो आपको टैक्स लगते थे वो 12% लगते थे, पर अब उसको चेंज करके उसने कर दिया किस परसेंट में, 18% में कर दिया। और अगर आप किसी होटल में, होटल ताज या 5 स्टार होटल्स में जाते हैं तो वहां पे आपको 28% का टैक्स रेट देना पड़ता है। फूड आइटम से पहले सरकार 28 लगाती थी, आजकल उसको रिड्यूस करके किस में कर दिया है, 18% में कर दी। लेकिन 5 स्टार होटल में अगर आप खाना खाते हो तो उसमें 28% का जीएसटी लगता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लग्जरिटीज के हिसाब से टैक्स रेट को बढ़ाती है और नेसेसरी आइटम पे टैक्स रेट को रिड्यूस रखती है सरकार। ये सरकार का स्लैब का रेट है, 4 रेट के अलावा और कोई रेट में नहीं लगता। अब सरकार इसमें केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती है और राज्य सरकार अलग टैक्स लगाती है। तो जीएसटी के जो टैक्स है ना, जो जीएसटी के जो टैक्स एकदम, तभी तो इसलिए टैक्स बढ़ जाता है। पर क्या करे, सरकार को तो अपना काम चलाना ही है ना, तो सरकार तो टैक्स लगाती है, हमको तो देना पड़ेगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसको सीजीएसटी बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टेट जो लगाती है उसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप जहां जहां पे ये लिखे हो ना जीएसटी, इसमें 2 नाम लिखोगे, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। और जैसे यहां लिखे हो ना तो हर जगह पे बस आपका दो नाम आ जाएगा, सीजीएसटी अलग आ जाएगा, एसजीएसटी अलग आ जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको मैंने ये एक ओवरव्यू दे दिया है। अब सीजीएसटी, एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का पैसा इंटीग्रेटेड, जब आप एक स्टेट से, सुन लो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वीडियो बंद करूंगा। तो जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते हो, स्टेट 1 से दूसरे स्टेट सामान बेचते हो, खरीदते हो, या फिर सिर्फ सामान बेचते नहीं हो, भेजते भी हो अपनी दूसरी ब्रांच, तो यहां बोला ट्रांसफर होने में भी जीएसटी लगा के भेजना पड़ेगा, भले ही आपका खुद का क्यों ना फर्म हो। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जा रहा है तो उस पर क्या टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगता है। इंटीग्रेटेड मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों को जोड़ के लगा हुआ टैक्स। और इस इंटीग्रेटेड का पैसा कौन रखती है, केंद्र सरकार, और बाद में राज्य सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ केंद्र सरकार शेयर कर लेती है, वो उनका आपस का सेटलमेंट रहता है। आईजीएसटी में दोनों पैसा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट जोड़ के लगता है। और जब एक ही स्टेट के अंदर बेचा जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं, सेल नहीं बोलते, इसलिए वर्ड क्या बोला, सप्लाई, क्योंकि सेल और ट्रांसफर दोनों वर्ड आ जाता है किसके अंदर में, सप्लाई के अंदर में। तो जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है गुड्स का और सर्विसेज का, क्योंकि सर्विसेज में भी जीएसटी लगती है। आप जाओ अनअकैडमी या बाकी लाइव क्लासेस से पढ़ो, वहां पे देखना जब आपकी बिलिंग होगी तो उसमें जीएसटी ऐड करके आपको पे करना पड़ेगा। तो गुड्स और सर्विसेज, जैसे आप जाओ किसी बड़े कॉन्सर्ट पे जाओ, हनी सिंह कोई गाना गा रहा है, उसका आप टिकट खरीदो तो उस पे आपको टिकट पे जीएसटी पे। स्टेडियम जाओ, स्टेडियम में आप जब खरीदते हो तो वो सर्विस ले रहे हो आप, लेकिन उस सर्विस के ऊपर नीचे देखना वहां टैक्स लगा रहता है, जीएसटी लगा मिलता है आपको। तो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है। तो जब आप इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब होता है क्या, विद इन, तो जब आप विद इन द स्टेट सामान की खरीदी बिक्री करते हो तब क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों। अब जो स्टेट नहीं है वो क्या है, यूनियन टेरिटरी है, तो किसी किसी जगह पे एसजीएसटी की जगह क्या लग जाता है, यूटीजीएसटी लग जाता है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी। अब अगर आप इंट्रा स्टेट नहीं, अब इंटर स्टेट का, तो इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में, इंट्रा मतलब विद इन, तो कंफ्यूजन होता है लोगों को। इंट्रा को अलग 2 स्टेट मान लेते हैं, इंट्रा मतलब होता है उसी स्टेट में लगना, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। और इंटर स्टेट बोला है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसमें क्या लगता है, आईजीएसटी। जब इंटर स्टेट है, 2 स्टेट्स के बीच में है, खरीदी हो सामान की या बिक्री हो, तो कौन सा टैक्स लगता है, आईजीएसटी लगता है ना। और जब एक ही स्टेट के अंदर में हो तब क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब एक ही स्टेट के अंदर में, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में और क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। अब इसके आगे का जो आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। भारत माता की जय।